क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सीडो फोर्स का। जैसे मान लिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और इसे याद भी रखना है एग्जांपल को, है ना। इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, ये है। मान लेते हैं हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन है, एंगल है थीटा, और इस पे जो एक ट्रॉली लटकी हुई है, ये ट्रॉली है ना, ऐसे करके इस पे ट्रॉली है। ये तो फिक्स है इंक्लाइन प्लेन, फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन, फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन ऐसे है। ये ग्राउंड है, ये तो फिक्स्ड है। अच्छा, इस पे से एक रस्सी से एक मास m लटक रहा है, m ऐसे, और इसकी लेंथ l है, और ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पर है, इज एट रेस्ट, एट रेस्ट, है ना ऐसे। तो कैसे लटका रहेगा ये, यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है लेंथ की, यहाँ पे स्मॉल m है और ऐसे लटका हुआ है ना। क्लियर है क्या बात? तो ये बताओ, ये हाँ, ये एंगल कितना होगा बता सकते हो? हाँ बता सकते हैं, तो बहुत ही आसान है, ऐसे, है ना। ये एंगल जो होगा अल्फा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg, नीचे लगेगा, और ये कितना हो जाएगा, कितना एंगल होगा बेटा, ये वाला एंगल थीटा, ये ध्यान में नहीं, ये थीटा ही होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस थीटा। चलो ये तो हो गया, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है ना। ऐसे है सिचुएशन कि इफ, इसके नीचे लिखना, इफ दिस ट्रॉली इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट ऑन frictionless incline, find the angle alpha by the string with ceiling of trolley, ये बात, ये एंगल बताना है हमें। ट्रॉली को रिलीज करने के बाद यहाँ पे स्क्रू भी बोल है। हाँ, अल्फा रिलीज करने के बाद ये एंगल निकालना है अल्फा। कैसे निकालेंगे बताओ? ट्रॉली में बैठ कर, हाँ, ट्रॉली में बैठ जाएंगे और फिर इस मास m को कंसीडर करेंगे, है ना। देखो, कॉपी कर लिया बेटा ये, देखो अब मैं इसके अंदर मैंने पूरा लिखा दिया क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट समझ लो आप या क्वेश्चन समझ लो। जब आप इस ट्रॉली में बैठ जाओगे, जब आप इस ट्रॉली के ऊपर बैठ जाना, दोबारा से चित्र बनेगा इसका, है ना। जैसे मान लीजिए ये अल्फा है, ये तो हो गया थीटा, ये ट्रॉली है, ये ट्रॉली है, ट्रॉली थोड़ी बड़ी बना लेना, ये ट्रॉली है। आप यहाँ पे बैठ रहे हो या इसके अंदर बैठ गए आप ऐसे करके,
तो आप बताओ, ये ट्रॉली और सिस्टम होगा, तो इस ट्रॉली का नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा ट्रॉली का? क्या? जी साइन थीटा एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो आप जो बैठे हो वो किस प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हो? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, है ना? तो यदि आप उस पेंडुलम को भूल जाओ, है ना, आप एक केवल और केवल एक मास m को कंसीडर करो, मास m को ऐसे, यदि आप देखोगे तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली यहां पे बनाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली एफबीडी बनाएंगे, एफबीडी ऑफ m इसके अंदर बना दे या यहां पे बना दे। एक तो लगेगा mg, लगेगा ना भाई mg ऐसे, यहां से देख रहे हो, और एक क्या लगेगा? एक लगेगा सूडो फोर्स। सूडो फोर्स किधर लगेगा? हाँ भाई, हाँ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, किधर लगेगा? इधर लगेगा। कितना लगेगा बेटा? mg, हाँ, m into g sin थीटा ये लगेगा। हाउ मेनी फोर्स विल एक्ट? 2 फोर्स लगेंगे mg sin थीटा। समझ में आती है क्या बात? यस। अच्छा, अब ये देखो, अगर जो mg है तो हम इसे दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो mg cos थीटा और इधर कितना होगा? mg sin थीटा। बोलो। यस। mg sin थीटा और mg cos थीटा। तो ये देखो ध्यान से कि जो सूडो फोर्स है mg sin थीटा, और जो mg का साइन कंपोनेंट है mg sin थीटा, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, है ना? तो इधर क्या लगेगा? आप चाहे ये बना लो चाहे ये बना लो, एक ही बना लो, है ना? तो ये हो जाएगा mg sin थीटा और ये तो हो जाएगा एंगल थीटा, और इधर की ओर कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा? mg cos थीटा। तो आप एक काम करना, आपको दोबारा से इसका डायग्राम बनाना भी पड़ेगा कि जो इस मास m पे है, हाँ भाई, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली नेट फोर्स कितना लगेगा बेटा इस पे? नेट फोर्स कितना लगेगा? mg cos थीटा। किधर लगेगा? इधर लगेगा। ये लगेगा आपका mg cos थीटा। ऐसे बनाओ। हाँ भाई, बना लिए बच्चे? अच्छा, सही है। ये है। तो जैसे मान लो कोई मास m है, आपने जैसे यहाँ पे है, इधर देखो, हम यहाँ पे, यहाँ मान लिया m ये है, इसमें फोर्स कितना लग रहा है? mg। तो नीचे जाएगा ये mg से जाएगा, और अगर जो मैं इसे टांग दूं एक रस्सी से यहाँ पे, तो ये लटका रहेगा।
सही है ना? Yes. तो बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये किधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर की ओर जाएगा, लेकिन मैं इसे जाने नहीं देना चाहता, मैंने इसे एक एल लेंथ की रस्सी से टांग दिया ऐसे करके। बोलो तो ये एंगल कितना हो जाएगा अल्फा, बताओ मेरे को। 90 डिग्री, है ना? सीधी हो जाएगी। पहले जब सबसे पहले आपने चित्र बनाया था तो जब ये रेस्ट पे थी ट्रॉली तो किस प्रकार से लटकी हुई थी, इस तरीके से लटकी हुई थी। तो एंगल कितना था भाई, ये अल्फा, ये तो थीटा था, अल्फा था 90 माइनस अल्फा। जैसे ये इधर जी साइन थीटा से चलने लगेगी ये सीधी हो जाएगी, ये बताओ, है ना? कैसे हो जाएगा, इस प्रकार से सीधी हो जाएगा। देयरफॉर, है ना, देयरफॉर द पेंडुलम, इसे आप पेंडुलम भी बोल सकते हैं, देयरफॉर पेंडुलम और स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं, पेंडुलम और स्ट्रिंग विल बी perpendicular to the ceiling, perpendicular to the ceiling, alpha is equal to 90 डिग्री। अच्छा, अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा तो यदि इस रस्सी में टेंशन कितना है, T है, तो बेटा टेंशन कितना आएगा बताना इसमें, इस स्थिति में mg cos थीटा, T is equal to mg cos थीटा। क्लियर है क्या बात? Yes. Yes, सही है। अच्छा, अब ये और बात है कि if this rope is cut, if in this situation, if in this situation, in this situation, in this situation, the string is cut, the string is cut, and string is cut, acceleration of string is cut, string is acceleration of ball of mass mg, ball is, कितना acceleration होगा भाई, स्ट्रिंग कट कर दी हमने, ये रहा, ये लटका हुआ था ऐसे 90 डिग्री पे, अभी ये कट कर दिया तो ये कैसे आएगा, इधर की ओर मूव करेगा, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बताओ, नेट फोर्स कितना लगेगा, mg cos थीटा, yes. है ना? तो इसलिए F net इज इक्वल टू कितना लगेगा, mg cos थीटा, तो m into a, m into g cos थीटा, बोलो तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बेटा, g cos थीटा हो जाएगा। Acceleration will become g cos theta. Yes. ठीक है ना? तो इस चीज को याद रखना है। क्या याद रखोगे बेटा? ये ट्रॉली वाला क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव में भी खूब बार आ सकता है ऐसे, है ना? कि यदि किसी ट्रॉली की सीलिंग पे, यदि किसी इंक्लाइन पर कोई ट्रॉली है
और उस सीलिंग से एक रस्सी लटक रही है ऐसे, और यदि आप इसे रिलीज फ्रॉम रेस्ट करोगे तो ये रस्सी क्या हो जाती है पता है, सीलिंग ऐसे ऐसे जाएगी और फाइनली ऐसे हो जाएगी, ऐसे करके 90 डिग्री पे हो जाएगी। और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, mg cos थीटा, इधर तो लगेगा mg sin थीटा, और इधर क्या लगेगा बेटा, सूडो फोर्स, और ये भी क्या होगा mg sin थीटा। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और रस्सी क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है। याद रखना, एक तो ये एंगल पूछा गया सीलिंग से कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, दूसरा इसमें टेंशन पूछा गया mg cos थीटा, और ये भी पूछा जा चुका है कि देखो ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लेना बाद में। इस पर जो क्वेश्चन बना है वो इस टाइप से बन चुका क्वेश्चन है। कैसे, ये मान लिया 37 डिग्री है, बड़ी सी ट्रॉली बना दी हमने या काट बना दिया, और इसकी जो हाइट है बेटा h है ना। ये है कि इन कॉइन ऑफ मास m, ऐसे इफ ए कॉइन ऑफ मास m is released from rest from the ceiling of the cart, find the time when it will reach at the surface of at the floor of cart। जब इसे रिलीज करोगे तो ये यहाँ पर इसकी सरफेस पर किस प्रकार से आएगा, ये क्वेश्चन बताना है अपने। जो उसकी हाइट है वो कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है उसकी h, ऐसे है क्वेश्चन। हाँ भाई क्वेश्चन, released from the ceiling of the कार, काट बोल दो, कार बोल दो, है ना, फ्रॉम द कार बोल दो, ऑफ द कार। हाँ बताओ तो फिर, ये देखो जब आप इसे रिलीज करोगे रेस्ट से, है ना, तो ये बताओ ये इसकी विड्थ हमसे ग्राउंड से ऑब्जर्व नहीं करेंगे। सबसे अच्छा है कि हम क्या करेंगे, कार्ट में बैठ जाएंगे, है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू कार, जो इस पे इसकी जो मोशन होगी पॉइंट मास की, भाई कैसी मोशन होगी बताओ, ऐसे आएगा और यहां पे आके टकराएगा। अब कार से देखोगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा, u कितना है 0, और फोर्स कितना लगेगा इधर पे, इस पे mg cos थीटा, सही है ना। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका g cos थीटा, u है कितने इसकी 0, और ये ऐसे आएगा, और ये हाइट, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है h। तो कौन सी इक्वेशन लगा देंगे, s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, u तो 0 हो जाएगा, h 0 प्लस एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा, g cos थीटा इनटू t स्क्वायर। तो t कितना हो जाएगा बेटा, t हो जाएगा इसका √h अपॉन g cos थीटा। वैल्यूज रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ये बात है।
कॉपी करो। हाँ मतलब अब तो थीटा की वैल्यू रख देंगे 37, कितना हो जाएगा ये 2h अपॉन जी, 37 कितना हो जाएगा cos 37 4 अपॉन 5, है ना। तो h रूट h अपॉन 2 आ गया, है ना। g की वैल्यू 10 रख देंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन कर देंगे हम, है ना। सूडो फोर्स पे कुछ एग्जांपल और करते हैं हम। बोर्ड पे देखो, स्प्रिंग फोर्स के बारे में तो पता है अपने को, है ना। ये बोर्ड पे देखो, अगर जो मान लीजिए स्प्रिंग है और यहाँ पे आपने चलो मास m को लगा रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। जब आप इसमें फोर्स लगाओगे F तो क्या होगा, ये खींचेगा ना। और जब ये खींच करके इलोंगेट हो जाएगा ऐसे करके, तो मान लिया कितना खींच गया इसमें, ये तो m है, ये तो f है, इसे ये x खींच गया, तो बेटा स्प्रिंग फोर्स कितना होगा k into x। क्लियर है क्या। अच्छा ये बताओ, इस पे एक तो mg लगेगा और एक नॉर्मल ऐसे भी लगेगा, तो बताओ इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो तो n तो mg के बराबर होगा ही सही, है ना। तो अभी तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना था, जीरो। क्यों, क्योंकि इसमें कोई इलोंगेशन ही नहीं था। जैसे जैसे इसमें इलोंगेशन होगा फोर्स बढ़ता जाएगा स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स बढ़कर के एक टाइम पे कितना हो जाएगा kx। तो आपको ये बतानी है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कितना वो होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कितना इलोंगेशन होगा। तो क्या कर देंगे हम, kx बराबर f कर देंगे, तो x कितना हो जाएगा f अपॉन k। ये बात समझ में आती है क्या। हाँ सही है ना, सही है भाई। और लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन देखो किस प्रकार से। मान लिया हमारे पास एक ट्रक है, ऐसे ये ट्रक है और यहाँ पे इसके पहिए लगे हुए हैं, ये इसकी सड़क है। यहाँ पर एक क्या लगा रखा है, स्प्रिंग लगा रखी है, और एक फ्रिक्शन लेस सरफेस पे मास m है, और यहाँ पे k है ना। और ये बेटा ट्रक है और ट्रक में आदमी बैठा है मान लिया, और दिस ट्रक इज गोइंग ऑन विद एक्सेलरेशन a। ये ट्रक कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, a जा रहा है, सही है। तो आपको इसमें ये बताना है, यू हैव टू फाइंड, है ना, इफ ट्रक इज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, find the elongation, find the elongation in elongation in spring, find the elongation in spring, find the spring in equilibrium, equilibrium में आपको इसमें elongation बताना है, ये बताना।
हाँ भाई, हाँ देखो, ध्यान से देखो, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ट्रक है एक्सेलरेटेड, है ना, एक्सेलरेशन लिख लेना, या दिया हुआ है, ये है ना एक्सेलरेशन ए है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंग्लिश में तो नहीं लिखा हुआ लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे बेटा, आप इस ट्रक पे बैठ जाओगे यहाँ पे, है ना, तो विद रेस्पेक्ट टू ट्रक, विद रेस्पेक्ट टू ट्रक आप इसका एफबीडी बनाओगे। बोलो कैसे बनाओगे, ये तो हो गया ट्रक, सही है भाई, दिस इज द ट्रक। और जब आप इसका एफबीडी बनाओगे एम का, तो बेटा इस पे कितने फोर्स लगेंगे बता सकते हो, क्या लगेंगे, एक तो एमजी, एक नॉर्मल, है ना, और एक क्या लगेगा, एक लगेगा सूडो फोर्स, कितना लगेगा, तो ये सूडो फोर्स की वजह से खिंचाव इसमें उत्पन्न हो जाएगा, इसमें खींचना हो जाएगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये जो स्प्रिंग होगी ये इलोंगेट कर चुकी होगी, कितना इलोंगेट कर चुकी होगी, x, तो यहां पे कितना लगेगा ma, और इधर कितना लगेगा fs, तो बेटा क्या लिख दूंगा, fs इज इक्वल टू ma, fs किसके बराबर होगा, k इंटू एक्स, x आ गया m इंटू a, देख आ गई क्या बात समझ, ठीक है। दूसरा कॉपी कर लिया, यस, ये तो हो गया इक्विलिब्रियम में इलोंगेशन। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन, maximum elongation in the spring, है ना, find the maximum elongation in the spring, find the maximum elongation in the spring। ये क्वेश्चन हम करेंगे बाद में, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा, ध्यान से देखो, समझ लेना है और इस चीज को बैठा लेना है दिमाग में, अभी से ही आएगा तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में और वर्क पावर एनर्जी में, लेकिन अभी आपको अभी से सीखना है। देखो यदि आप समझो, केवल ट्रक है, मान लिया ये रहा ट्रक है, अभी इसकी स्पीड कितनी है, t बराबर 0 पे स्पीड कितनी है इसकी, m की 0, और एक तो फोर्स लग रहा है इसमें mg, एक फोर्स लग रहा है n, इसमें इलोंगेशन है ही नहीं, और एक फोर्स लग रहा है इसमें ma, और ये बताओ इसमें इलोंगेशन कितना है, 0, है ना। तो एक्सेलरेशन कितना होगा इस बॉडी का इस समय पे, इधर की ओर होगा एक्सेलरेशन, कितना होगा एक्सेलरेशन, a ही होगा, ma अपॉन m, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, a हो जाएगा। क्लियर है क्या बात, तो अभी तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, जब ये इसका एक्सेलरेशन आ गया इधर की ओर, तो जैसे जैसे इधर आएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, कब तक बढ़ेगी वेलोसिटी, अब देखो जब वो वेलोसिटी बढ़नी चालू होगी तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये खुल करके कितना हो जाएगा, मान लिया ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके, तो यहाँ पे तो अभी एमए लगी रहा था सूडो फोर्स, लेकिन यहाँ पे अब क्या लगने लगेगा, kx लगने लगेगा। तो ये बताओ कि इस स्थिति में जो इसका एक्सेलरेशन होगा a डैश, वो एक्सेलरेशन पहले वाले एक्सेलरेशन से कम होगा या ज्यादा होगा, कम हो जाएगा, और वेलोसिटी कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताया आपको, ma माइनस के एक्स इक्वल टू ma डैश, ऐसे हो जाएगा ना। तो पहले तो ये a था, अब ये माइनस के एक्स इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन कंटिन्यूअस क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी के बारे में बताओ, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी, अब
वेलोसिटी को ऊपर होगा, वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी। हाँ इंक्रीज ही होगी। वेलोसिटी तो इंक्रीज ही होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। एक सिचुएशन ऐसी आएगी, एक सिचुएशन थोड़ी देर में ऐसी आएगी कि एफएस और एमए दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों बराबर हो जाएंगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका, 0। लेकिन इस स्थिति में जो ये वेलोसिटी होगी ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी इससे, है ना। अच्छा ये वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम तो क्या होगा, इस वेलोसिटी के कारण ये आगे और जाएगा, आगे और आगे जाएगा। जब ये आगे और जाएगा तो इस पे एमए पे सूडो फोर्स तो उतना ही लगेगा, लेकिन इसका स्प्रिंग फोर्स जो है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब अब इसमें एक्सेलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा, ये बताओ। वो दोनों एफ इज इक्वल टू एम हो जाएगा, बट वेलोसिटी तो उसके बाद भी बढ़ेगी ना ड्रॉप में। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वेलोसिटी कब बढ़ती है, जब एक्सेलरेशन हो सिस्टम में, नेट फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो। यदि नेट फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो वेलोसिटी कम होती है। यहां पे देखो, यहां पे तो इस जगह पे आने के बाद यहां पर तो एम और के एक्स क्या हो गए, बराबर हो गए। लेकिन इस स्थिति में वेलोसिटी थी बॉडी के पास, तो इस वेलोसिटी की वजह से ये आगे मूव करेगा अपने इनर्शिया की वजह से वेलोसिटी। तो इससे होगा क्या कि एम में तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये जो इलोंगेशन है एक्स डैश ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये जो फोर्स है स्प्रिंग डैश, स्प्रिंग का एफ एक्स डैश ये भी बढ़ता जाएगा। तो अब की बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो के एक्स और एम ए बराबर थे, अब यहाँ पे देखो ये तो एम ए है और ये है के एक्स डैश। तो अब की बार ये के एक्स डैश जो होगा, के एक्स डैश ये बड़ा हो जाएगा और एम ए कम हो जाएगा। नहीं आया समझ में? वो एम से कांस्टेंट हो जाएगा आगे। बेटा सूडो फोर्स लगेगा ना इस पे, अगर जो आप देखोगे सूडो फोर्स तो कम नहीं होएगा ना, सूडो फोर्स तो बराबर लगातार लगता ही जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? एक मिनट, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसे हम यहीं पे क्लियर करेंगे तभी आगे आप समझ सकते हो, है ना। ध्यान से देखो, अगर जो ये स्प्रिंग थी, स्प्रिंग को यहां बनाते हैं हम ऐसे करके, और इस पे एक फोर्स लग रहा था mg, फोर्स लग रहा था नॉर्मल, और एक सूडो फोर्स लग रहा था ma, सॉलिड से ही बना दिया। ये बताओ अभी इसमें स्प्रिंग में x कितना है, 0। तो यहाँ पे जो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा a ही आ जाएगा, ma अपॉन m, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स कितना है इसमें अभी 0। तो जब ये थोड़ा सा मूव करेगा m, तो अभी तो इसमें सूडो फोर्स लगेगा ही, क्योंकि आप नॉन इनर्शियल फॉर्म से बैठ यहां से देख रहे हो आप नॉन इनर्शियल। अब जो इसमें ये x मान लिया, इसमें ये कितना आगे आ गया, x1 आगे आ गया, मान लिया x1 आगे आ गया, तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा स्प्रिंग का, kx1 लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। तो बोर्ड पे देखो, अब इसकी बात, इसका जो एक्सेलरेशन होगा a1 लिख देते हैं इस स्थिति में। तो जो a1 होगा वो लेस होगा a से, क्लियर है के बाद, है ना। अच्छा अब एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, v1 आ गई, तो ये और आगे जाएगा। बोर्ड पे देखो ध्यान से, थोड़ा सा मेहनत तो लगेगी लेकिन समझ में आना चाहिए। ma फिर से ma लगेगा, अब इसका इलोंगेशन हो गया x2, तो ये बताओ यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, kx2। तो अब मान लिया इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, a2 हो गया, और मान लिया इसकी वेलोसिटी जो हो गई बॉडी की वो कितनी हो गई, v2 हो गई। मेरे को बताओ a2 और a1 में कौन बड़ा होगा, नहीं a1, अरे यहां पे तो यहां पे तो केवल ma लग रहा था, तब एक्सेलरेशन a आया। यहां पे ma माइनस kx1 लगने लग गया, तब एक्सेलरेशन a1 आ गया।
तो A1 कम हुआ ना, क्योंकि ये आ गया फोर्स। अब x2 और बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इसकी वेलोसिटी थी, इधर की ओर एक्सेलरेशन है, तो kx2 और बड़ा हो जाएगा। तो ma से kx2 और बड़ा होने के कारण जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा? ma माइनस kx2 आएगा, इक्वल टू ma2। तो ये बताओ, ये जो a2 है और ये a1 है, कौन बड़ा होगा इसमें? A1 बड़ा होगा। तो अब ये बताओ V1 और V2 में कौन बड़ा होगा? इसकी वेलोसिटी V1 थी, इसकी वेलोसिटी V2 थी। अब बताओ V2 बड़ा होगा, है ना? वेलोसिटी क्या होगी? V2 वो बड़ी होगी। चलो अब एक सिचुएशन ऐसी आई, ये वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। एक सिचुएशन ऐसे आएगी कि जो ये मान लेते हैं कितना इलोंगेशन हो गया? x हो गया। जब यहां पर, हाँ ये सिचुएशन आ गई, जब यहां पर x हो जाएगा तो ma और kx, देखो ये kx1 kx2 kx, ये kx बढ़ता जाता है, तो kx बराबर ma यानी x बराबर ma अपॉन k पर। इसका मैं अगर जो आपसे एक्सेलरेशन पूछूं तो एक्सेलरेशन कितना होगा इस बॉडी का? बोलो, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। लेकिन ये बताओ, अगर जो मैं इसकी वेलोसिटी v3 लूं तो v1 v2 v3 में सबसे ज्यादा कौन सी होगी वेलोसिटी? v3 सबसे ज्यादा होगी। आई बात समझ में? अब यहाँ पे वेलोसिटी है बॉडी की, देखो बोर्ड पे देखो, इसकी वेलोसिटी कितनी है? v3 ऐसे करके, तो आगे नहीं जाएगा ये अपनी वेलोसिटी के कारण, जाएगा आगे। जब ये आगे और जाएगा, यहां से आगे मान लिया और चला गया ऐसे, तो यहां से इलोंगेशन कितना हो गया? मान लिया x3 हो गया, सही है? तो फोर्स तो कितना लगेगा इस पे ma, और इधर क्या लगेगा? kx3। सही है क्या बात? अब मेरे को ये बताओ ma में और kx3 में कौन ज्यादा है? kx3। लेकिन वेलोसिटी तो इसकी जो होगी v3, अब मैं मान लेता हूं इसकी v4 है वेलोसिटी, तो ये बताओ v3 और v4 में कौन ज्यादा है? नहीं, v3 ज्यादा होगा, क्योंकि kx और ma तो यहां बराबर हो गए, लेकिन जैसे ये स्प्रिंग और बढ़ेगी, स्प्रिंग क्या हो गई? और खिंच जाएगी, तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है kx3 ये और ज्यादा हो जाएगा, है ना? यहाँ पे तो ये इसके बराबर ही हो रहा था, लेकिन अभी इलोंगेशन और ज्यादा हो गया, तो kx3 विल बी ग्रेटर देन ma। समझ में आई बात? तो अब ये बताओ, जब नेट फोर्स तो इस पे इधर आ जाएगा, जैसे मान लिया इधर तो ये 2 न्यूटन था और इधर मान लिया 2.5 न्यूटन है, और वेलोसिटी इसकी इधर है कितनी? मान लिया 10 मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी बॉडी की इधर है और नेट फोर्स इधर है, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है, अरे है। वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। अच्छा, तो रिटार्डेशन हो जाएगा, रिटार्डेशन हो रहा है बेसिकली, है ना? रिटार्डेशन हो रहा है इसमें। क्यों? क्योंकि खींचने वाला फोर्स ma तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन इसे जो रोकने वाला फोर्स है ना, पहले 0 था, फिर kx1 हुआ, फिर kx2, फिर kx, फिर और बढ़ गया, तो अब रिटार्डेशन होगा। समझ में आई बात? तो बोर्ड पे देखो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तो जो इलोंगेशन है वो कितना हो गया? x हो गया, x की वैल्यू तो ये आ गई, लेकिन ध्यान से देखो, ये अपनी वेलोसिटी इस पोजीशन पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम, और उसके बाद वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी। समझ में आई बात? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो बोर्ड पे देखो, यहां से चला ये रहा भाई, यहां से चलना चालू करा, यहां पे तो आ गई इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम में पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान रखना, व्हाट इज द इलोंगेशन इन द इक्विलिब्रियम? तो इक्विलिब्रियम के लिए आपने ma और kx को क्या कर दिया? इक्वल कर दिया, है ना? लेकिन बाद में पूछा है ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। मैक्सिमम इलोंगेशन तो ऐसा नहीं है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि ब्लॉक रुक गया,
ब्लॉक पर नेट फोर्स जीरो है और वेलोसिटी क्या है इस केस में, इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम, और अपनी वेलोसिटी के वजह से और चला जाएगा और एक टाइम पे रुक जाएगा। तो ये पूछा है कि मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा, ये पूछा है। क्वेश्चन क्लियर है क्या नहीं, थोड़ा बहुत? बोलो बेटा। हाँ एक बार कॉपी कर लो। हाँ कॉपी कर लो तो बता देना, है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आते बच्चों को, फिर पढ़ तो लेते हैं लेकिन कंफ्यूजन रह जाती है। तो ये अभी से क्लियर हो जाएगा तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी।
यस सर। हो गया ना? तो ये बताओ, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम लॉन्गेस्ट इन द स्प्रिंग। बेटा इक्विलिब्रियम में तो kx बराबर ma करके आ जाता है, x बराबर ma अपॉन k। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम में। कितना हो गया इक्विलिब्रियम में? ma अपॉन k। तो जब हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तो ये पता लगेगा कि ये जो इलोंगेशन होता है ये भी ma अपॉन k ही होता है। ये किसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है? इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम पोजीशन के इधर और इक्विलिब्रियम पोजीशन के इधर दोनों ये एक ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है और ये इस तरीके से ऑसिलेशन करता रहता है। ऐसे आई बात समझ में? ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करता रहता है। और कितना होगा मैक्सिमम इलोंगेशन? मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा? 2ma अपॉन k। इलोंगेशन is equal to 2 times of x is equal to 2ma upon k। इसे याद रखना है अभी के लिए। डेरिवेशन भी जब एक कॉन्सेप्ट बताएंगे WPE का तो आपको उसमें हम समझा देंगे, ठीक है? कर लो कॉपी से। सही है भाई? यस सर। हाँ ये है बात, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल और देखो। अभी आप मेरे को ये बताओ, ये इंक्लाइन प्लेन है, फिक्स्ड थीटा है, यहां पे स्प्रिंग है, ये सपोर्ट है, यहां पे एम रखा हुआ है, नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है? 0। तो आपको ये बताना है इफ एम इज रिलीव्ड from rest what is the elongation in spring? What is the elongation in spring? In equilibrium and also find maximum elongation, maximum elongation। बोलो। What is the elongation in the spring? Also find maximum elongation। elongation in spring in equilibrium। यस सही है? तो ये केवल अभी तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ये हम पहले भी कर चुके होंगे, शायद नहीं करे होंगे, तो आपको मैं बता दूं, है ना भाई। देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जब आप इसे छोड़ोगे तो क्या होगा? ये नीचे आएगा। यस और नीचे कितने फोर्स लगेगा? mg sin थीटा। और इधर क्या लगने लगेगा? kx। तो मान लिया इक्विलिब्रियम में ये कितना हो गया? x, है ना? ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। तो क्या लगा देंगे? kx बराबर mg sin थीटा। नहीं आई बात समझ में? चित्र यहां बनाएंगे, बोर्ड पे देखो इस तरीके से। पहले तो यहां पे था ब्लॉक, m मास का ब्लॉक।
अब इस सिचुएशन में ये जब ये यहां पर पहुंचेगा तो एक तो इधर लगेगा क्या, mg sin थीटा, और इधर क्या लगने लगेगा, kx। तो एट ये किसकी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम में एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, kx बराबर mg sin थीटा। kx इज इक्वल टू mg sin थीटा, x इज इक्वल टू mg sin थीटा अपॉन k हो जाएगा, ये रहा। अच्छा, यहाँ पे स्पीड कितनी थी साइन, ये बताओ कितनी स्पीड थी इसकी, 0। इस पॉइंट पर जहां पर इक्विलिब्रियम का मतलब है एफ नेट 0, जहां एफ नेट 0 होगा वहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाती है इसकी, और उस वेलोसिटी की वजह से ये आगे तक जाता है, और यहाँ पे फिर से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो यदि ये x है तो ये भी क्या होगा, x। तो मैक्सिमम इलोंगेशन स्प्रिंग में कितना हो गया, x मैक्स 2x, यानी 2mg sin थीटा अपॉन k। ये बात है, इस चीज का ध्यान रखना है ना, दुगना हो जाता है। कैसे होगा, हम WP से करेंगे इसे, है ना, ये देखो क्वेश्चन तो अब आप कर ही दोगे, इतने कोई है ही नहीं, अब तो कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। एक्स मैक्सिमम और इलोंगेशन इन इक्विलिब्रियम ही पूछेगा वो। अब की बार एक्सेलरेशन क्या लिफ्ट का, दिस इज लिफ्ट, लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड with acceleration, if lift is going upward with acceleration a, ये हो, सही है भाई, ये एक्सेलरेशन ए से जा रही है, तो इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन और इलोंगेशन इन स्प्रिंग बताना है। सही है, ये है तो कितना आएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में mg प्लस a sin थीटा इक्वल टू kx। क्या ये सही लिखा है क्या मैंने, तो x कितना आ गया बेटा, mg प्लस a sin थीटा अपॉन k, एंड x मैक्स कितना आ जाएगा बेटा, 2 mg प्लस a sin थीटा अपॉन k। क्लियर है बात,
समझ गए। हो गया। चलो इसी कॉन्सेप्ट को हम, मतलब इस फिल्म को तो छोड़ो, अब सूडो फोर्स से ही कर रहे हैं। देखो ये अब ये सब याद सा हो जाता है हमें, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट हम बना लेते हैं फिर उसे एज ए फॉर्मूला याद समझते रहते हैं। जैसे आप मेरे को ये बताओ, रफ में लिख लेना आप, है ना, रफ में कैसे, ये मान लिया फिक्स इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा है, मान लेते हैं हमारे पास एच है ना, ये फ्रिक्शनलेस प्लेन है, एम है, और ये रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यू कितना है, 0 है ना, रेस्ट पे है, रेस्ट पे है। फाइंड द टाइम, फाइंड टाइम व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड, व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड, बोलो, रीचेस द बॉटम ऑफ इंक्लाइन, बताना जरा आंसर। जब ये ए से बी तक पहुंच जाए तो कितना टाइम लेगा? कितना आएगा आंसर? अरे ऐसे देख लो ना, कितना एक्सेलेरेशन होता है बेटा इस पे, जी साइन थीटा। यू कितना है, सॉल्यूशन में लिखेंगे, यू है कितना, 0, और एक्सेलेरेशन कितना है, जी साइन थीटा। अब ये एस निकाल लेंगे, एस बता सकते हो बेटा कितना है, एच अपॉन साइन थीटा। यस, तो कौन सी इक्वेशन लगा दें, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर, तो u तो 0 हो गया, h अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 g साइन थीटा इनटू t स्क्वायर हो जाए, बोलो, तो t हो जाएगा इसका 2h अपॉन g, और रूट में आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो t की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन साइन थीटा रूट 2h अपॉन जी, ये आंसर आ जाएगा। ये तो हम एनएलएम में कर चुके हैं ना, मतलब उसमें किसमें कर चुके हैं, क्या ऐसा सवाल? हाँ काइनेमेटिक में कर चुके हैं ना, काइनेमेटिक में कर चुके हैं ना, बिल्कुल सही बात है, एम जी, हाँ सही बात है, ये है रफ में कर लेना इसे, इसलिए मैंने रफ में लिखा था ना। हाँ भाई, ये ना, मतलब ये टफ क्वेश्चन माना जाता है, टफ, लेकिन अब तो तुम कर दोगे इसे आसानी से।
Find the time when block reaches the bottom of the incline if lift is going upward with acceleration a. ऊपर जा रहा है acceleration a से. यस सर। हाँ भाई बोलो कितना आंसर आया? तो ये पॉइंट थ्री फिर पॉइंट थीटा का हाँ ये जाएगा ना बस. पर आप क्या करो, आप इस पे बैठ जाओ लिफ्ट पे. जब आप लिफ्ट पे बैठोगे तो इस पे जो फोर्स लगेंगे ना, वो कितने फोर्स लगेंगे? एक तो लगेगा mg प्लस ma नीचे की ओर, यस mg प्लस ma, और दूसरा कौन सा लगेगा? नॉर्मल. बना लेना आप भी. तो इधर की ओर जो फोर्स लगेगा ये हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा थीटा. तो ये वाला जो फोर्स होगा ये होगा mg प्लस ma sin थीटा, है ना. और इधर की ओर इसका हमें एक्सेलरेशन लेना है डैश, तो इसे क्या रख देंगे m डैश के इक्वल. तो m से m कट जाएगा तो a डैश हो जाएगा g प्लस a sin थीटा, या हम लिख देंगे g इफेक्टिव इनटू sin थीटा. g इफेक्टिव क्या होता है जब लिफ्ट ऊपर जाती है? तो g प्लस a, है ना. तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट भी कर सकते हो और डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो. दूसरा u तो जीरो है और लेंथ कितनी दे दी अब की बार इसमें l, तो s बराबर ut प्लस हाफ एल स्क्वायर लगा देंगे और लेंथ है l, एक्सेलरेशन हो जाएगा g इफेक्टिव दैट इज g प्लस a sin थीटा इनटू t स्क्वायर. तो बेटा t कितना हो जाएगा? रूट 12 अपॉन g प्लस a sin थीटा. बोलो ये आंसर आ जाएगा. वेलोसिटी वेलोसिटी पूछें तो वेलोसिटी भी बता देना कितनी आएगी वेलोसिटी. और सही है बेटा. तो मेरे को इसमें एक ही डाउट है, ये जो m में आपने लगाया है ये mg के साथ ही लगना चाहिए था कि परपेंडिकुलर भी होगा उसको लिखना चाहिए. नहीं एक मिनट मैं चित्र दोबारा से बना देता हूँ. ये इस तरीके से है और ये लिफ्ट है ना. ये लग रहा है m. एक्सेलरेशन किधर है लिफ्ट का? ऊपर. आप कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो इसे? नॉन इनर्शियल से. एक तो mg लगेगा नीचे और लिफ्ट का एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर की ओर. तो इस पे जो सूडो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? ma लगेगा नीचे. यस तो mg प्लस ma लगेगा ना. और नॉर्मल लगाएगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है भाई. ये तो झूठा फोर्स है, ये तो कोई सा फोर्स होता नहीं. ये ग्रेविटेशनल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सूडो फोर्स. और एक्चुअली आपने कंपोनेंट्स में थोड़ा मेरे को लगा आपने एमबी को अच्छा. वो मैंने mg प्लस ma जल्दी में लिख दिया कि अब आप तो समझ ही गए हैं सब कुछ, है ना. ठीक है यस सर. ma प्लस mg है वो. हाँ भाई पॉइंट है
मास m की, है ना। इफ दिस पॉइंट इज, देखो लिफ्ट इज गोइंग अप, मैं लिख देता हूं लिफ्ट इज गोइंग अप, एक्सेलरेशन कितना है g/2, एंड a coin of mass m is released from rest, ऐसे करके find the time when it hits the floor of lift। क्लियर है क्या बात? हाइट कितनी है लिफ्ट की, h, तो जी इफेक्टिव का खेल है इसमें बस। जी इफेक्टिव पॉइंट ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट पॉइंट। बेटा ये तो एक्सेलरेशन है इसका, चाहे लिफ्ट एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है। तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे जब ये नीचे आ रही होगी? एक तो लगेगा mg, मतलब विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, है ना, और एक क्या लगा देंगे ma। तो कितना फोर्स लग जाएंगे mg प्लस ma, और F net इज इक्वल टू mg प्लस ma, यानी कि mg प्लस a, यानी कि mg इफेक्टिव लिख लूं क्या इसे? अरे g इफेक्टिव g प्लस a ही होता है बेटा लिफ्ट में, रिलेटिव में ही बताया था, अब तो यहाँ पे समझ में भी आने लगा होगा। भाई जब लिफ्ट एक्सेलरेशन से जाएगी तो और तेजी से नीचे आएगी, लेकिन लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितने फोर्स लगेंगे कॉइल पे? mg लगेगा। वेरी गुड। तो कितना है q बराबर कितनी है इसकी 0, s बराबर कितना है h, g इफेक्टिव यानी एक्सेलरेशन कितना है इसका g प्लस a, तो s बराबर ut प्लस हाफ a स्क्वायर लगा देंगे, u हो जाएगा 0 h हाफ g प्लस a इंटू टी स्क्वायर, तो t कितना हो जाएगा इसका 2h अपॉन g प्लस a, ये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन, चलो अभी तो आपने ये कर लिया, दूसरा क्वेश्चन लिखो जल्दी से। अच्छा अच्छा, हाँ तो a की वैल्यू चलो मान लीजिए g/2 दे रखा था, यहाँ रख देंगे, तो g/2 तो कितना हो जाएगा 2h अपॉन 3g हो जाएगा, है ना। ये है। अब देखो मैं इसमें ही, ये है ये है ना, ये मिड में रखी हुई है, मान लिया ये h/2 है, ये h/2 पॉइंट मास m। क्लियर है क्या बात? अब ये नीचे जा रही है एक्सेलरेशन g से, है ना, एक्सेलरेशन g से। तो आपको ये बताना है फाइंड द टाइम व्हेन इट विल हिट द ग्राउंड, फाइंड द टाइम, find the time when it will hit with lift। बताओ
कितने टाइम के बाद ये लिफ्ट को टकरा जाएगी। आप लिफ्ट के अंदर खड़े हो और आधे बीच में से एक कॉइन छोड़ दी मास एम की, तो आपको ये बताना है कि लिफ्ट में कितनी देर से टकरा जाएगी। हाँ भाई, आ रहा है आंसर? आप बताओ मेरे को। हाँ नहीं, यहाँ पे तो रिलीज फ्रॉम रेस्ट है ना, कॉइन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ये तो जीरो आ गया। क्या आ गया? जीरो आ गया। हाँ, जीरो ही आएगा। नहीं 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 नहीं, जीरो कैसे आएगा? इनफाइनाइट आएगा। टाइम तो देखो इधर से, ध्यान से देखो कि विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट, है ना, विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट कितने फोर्स लग रहे हैं। आप यहाँ लिफ्ट में हो, है ना, इसे देख, एक तो mg लग रहा है और क्या लग रहा है? ma ऊपर की तरफ, बोलो ma, है ना। बेटा एफ नेट बता सकते हो इसमें कितना लग रहा है? mg माइनस ma और mg माइनस mg दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। नेट फोर्स कितना आ गया? जीरो। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया इसका? जीरो। तो यानी कि ये u बराबर जीरो है और एक्सेलरेशन इसमें है ही नहीं, तो ये तो गति ही नहीं करेगा, मोशन ही नहीं करेगा ये तो यानी कि इसका मतलब ये है कि इसके रिस्पेक्ट में ये क्या रहेगा? हवा में टका रहेगा ऐसे। आई बात समझ में? तो व्हाट विल बी द टाइम? टाइम कितना होगा बेटा? 2h अपॉन a, तो कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट टाइम आ जाएगा। इनफाइनाइट टाइम, जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट टाइम आ जाएगा। सही है बात भाई? ये बात ठीक है। अच्छा, सेम क्वेश्चन है। अब मैं ये कह रहा हूं ये नीचे 3g एक्सेलरेशन से जाता है, बताओ अब कहां पे टकराएगा? मैंने यहां पे क्या लिखा? फाइंड द टाइम व्हेन इट छत पे टकराएगा। बताओ जरा, देख निकाल करके कितनी देर में टकराएगा? मतलब आप तो ऐसे खड़े हो, देखो हो जाएगा ना जादू। आप खड़े हो ऐसे और आपने इस पेन को छोड़ा, तो पेन किधर जा रहा है? ऊपर। थ्योरेटिकली तो कर ही सकते हैं, प्रैक्टिकली तो नहीं है पॉसिबल।
तो mg upon 2 से टेन होगा। हाँ, कितना आ गया? अगर जो आप इसमें देखोगे तो इसमें जो विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट इसका एफबीडी बनेगा, एक तो mg आ जाएगा नीचे और एक कितना आ जाएगा m इंटू 3g आ जाएगा ऊपर। तो एक्सेलरेशन जो a डैश आएगा f नेट इज इक्वल टू m a डैश से, तो mg 3mg माइनस mg इज इक्वल टू m a डैश, m से m कट जाएगा, 2g इज इक्वल टू a डैश, a डैश की वैल्यू आ गई 2g, तो s बराबर ut प्लस हाफ ए डैश स्क्वायर लगा देंगे तो u हो जाएगा 0, तो s कितना हो जाएगा बेटा h इक्वल टू हाफ 2g इंटू टी स्क्वायर। तो t कितना आ गया बेटा रूट h अपॉन g। आ रहा है आंसर? Yes. ये बात है, सही है ना? इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है? मेरा तो 2 ही आ रहा है इसमें, तो रूट h upon 2g। रूट, अच्छा h की जगह h/2 लिख देंगे, है ना? Yes. अब तो सही है, Yes. क्योंकि ऊपर h/2 दे रहे हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है ना? ये है। तो अब बस मेरे को आप छोटा सा एक चीज और बता दो, है ना? ये लिफ्ट वाले क्वेश्चन हमने कर लिए। मान लिया वेइंग मशीन है, ये है, यहाँ पे 20 kg रखा है ना? और आपको इसकी रीडिंग बतानी है। अगर जो एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बताना बेटा रीडिंग कितनी आएगी? 20 40। अरे 20 क्या आएगा? 20g प्लस a, यही तो आएगा रीडिंग। नॉर्मल रिएक्शन तो कितना आ गया 10 प्लस 2 और ये आ जाएगा बाद में 240 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। सही है ना बात? इन केजी कितना आएगा 24। अगर जो नीचे जाएगा तो कम हो जाता। आई बात समझ में? तो ये है, इस तरीके से स्प्रिंग बैलेंस में भी कर देंगे। बेसिकली ये है कि यदि लिफ्ट ऊपर जाएगी तो g इफेक्टिव g प्लस है, लिफ्ट नीचे आएगी तो g इफेक्टिव g माइनस है। बाकी आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा दो जैसे भी आप करना चाह रहे हो, है ना? ये इस तरीके से कर सकते हो, है ना? तो यही है। जैसे कि एक चीज और बता दो मेरे को, आप रफ में लिख लेना इसे। ये लिफ्ट है, ये ऐसे है, ये मान लिया m है और ये मान लिया 2m है ना? तो मेरे को बताना है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। बता सकते हो? g/3 ऊपर जा रहा है, हाँ एक्सेलरेशन होगा 2m माइनस m अपॉन 2m प्लस m इंटू g इफेक्टिव। ये बात समझ में आ रही है क्या साइना? तो कितना हो जाएगा बेटा g बाय g इफेक्टिव, ये तो आ जाएगा 1/3 और g इफेक्टिव हो जाएगा g प्लस a और ये हो जाएगा g प्लस g/3, है ना? और ये हो जाएगा 4g अपॉन 9 इज द करेक्ट आंसर। बोलो Yes. साफ कर दो। Yes. हाँ, तो मतलब इस टाइप से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अब मेरे को, हमने लास्ट लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, है ना? ये पढ़ा था कि ये m है और ये m है, ये कैपिटल M और स्मॉल m। इधर एक्सेलरेशन बताओ कि ये इस पे रेस्ट पे रहे तो कितना था बेटा g10 थीटा। Yes. पक्का याद है ना कैसे किया था? तो इसे याद भी रखना है अपने को। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है, अब की बार क्वेश्चन ऐसा है कि अब की बार हमें देखिए इंक्लाइन दे रखा है और इसका मास है m, सही है? आपको इस पे ये टेंशन बताना है। ये आप यहां खड़े हो, इस तरीके से आप
इस तरीके से इसे खींच रहे हो, आप यहां पे खड़े होके इसे यूं खींच रहे हो ऐसे, है ना, और ये खड़ा हुआ है ये, और इस पे लगा हुआ है ना। तो आपको ये बताना है फाइंड, ये इस पे फोर्स लगा रहा है ना, और ये जब इसे खींचेगा तो ये किधर आएगा, इधर। जब ये मास वेज इधर आएगा तो ब्लॉक किधर जाएगा, ब्लॉक नीचे ही जाएगा। अरे ये ऐसे ऐसे खींचना है तो ये इधर आएगा, ब्लॉक किधर जाएगा, ऊपर थोड़ी जाएगा, तो ब्लॉक तो नीचे आएगा। हाँ हाँ, तो आपके बताना है फाइंड एफ मिनिमम सो दैट स्मॉल एम ब्लॉक एम fall freely। Falls freely। फ्री फॉल करे। फॉल्स फ्री, है ना। नहीं आई बात समझ में, क्वेश्चन। हाँ, इसे इतनी जोर से खींचना है ऐसे। जब आप इस ब्लॉक को यहां से, जैसे मान लिया ये ब्लॉक है, ये ना ऐसे ऐसे, ये इंक्लाइन है और इसमें डिब्बा रखा हुआ है ये रहा। मैं क्या करूंगा, इसे यूं खींच लूंगा तो ये क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसे हटाना है, हटेगा किससे, इस फोर्स से। फोर्स कहां है, ये रहा टेंशन। इसे यूं हटाना है कि ये नीचे आ जाए। तो कितना फोर्स लगाना चाहिए, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना पड़ेगा कैपिटल एम बैच में। तो इसका एक्सेलरेशन कितना मान ले, ए, है ना। ऐसे मान लेंगे, सॉल्यूशन में लिख लेंगे, बस आप इसे यहां ऐसे मान लेना, है ना। ये तो बाकी पढ़ जाएगा। ऐसे मान लेंगे assume acceleration A is produced due to force। हाँ भाई, due to force acceleration A is produced। सही है क्या बात। अब बोर्ड पे देखो, जब इसका एक्सेलरेशन आ गया तो आप इस पे बैठ जाओ जरा थोड़ी देर के लिए विद रिस्पेक्ट टू बेंच। हाँ भाई, इस पे एफबीडी, इसका एक्सेलरेशन कितना है, वेज का, इंक्लाइन का, एक इधर की ओर, तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे, mg। दूसरा क्या लगेगा, नॉर्मल। और बता सकते बेटा क्या लगेगा, क्या लगेगा, ma इधर की ओर। क्या फोर्स मैंने सही लिख दिया है क्या, अच्छा। ये फॉल फ्रीली गिरे, जैसे ये है, देखो ये ना, देखो अभी तो इसके और इसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितनी है बेटा, mg। और अगर जो मैं अपने हाथ को ऐसे कर लूं तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगी। और ये कैसे फॉल करेगा, फ्रीली फॉल करेगा। तो फ्रीली फॉल करने की कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कि नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्ट जीरो हो जाए। Yes. अरे नॉट फ्रीली फॉल कब करेगा? जब इसके टच में मेरा हाथ ही नहीं रहेगा ऐसे करके। Yes. तो ये फ्रीली फॉल तभी करेगा जब इसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन यानी कि कांटेक्ट फोर्स जीरो हो जाए। सही है? तो मैं तो इसे लिख देता हूं, चलो ये फोर्स ऐसे ही बना लेना आप इसे विद रिस्पेक्ट टू वेज, यहां पे लिख देना। सही है? अब ये तो हो गया m, ये कितना फोर्स हो जाएगा बेटा? mg cos थीटा। ये कितना हो जाएगा? mg sin थीटा। बोलो, बड़ा बनाऊं क्या? थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये एम ए, ये नॉर्मल, ये एम जी साइन थीटा, ये एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। बोलो, तो बोल तो देखो, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, बताना जरा। हेलो, Yes, sir. हाँ, तो पहले तो मैंने mg को रिप्लेस कर दिया। अब ये देखो, ये वाला इधर की ओर कंपोनेंट कितना आएगा इसका? m में sin थीटा। Yes. सही है क्या बात? बोर्ड पे देखो। अब आप बैठे हो यहाँ पे, बना लेना चाहिए इसे। परपेंडिक, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। सही है? इन y एक्सिस, इन y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। इधर कितना फोर्स लग रहा है? mg cos Mg cos theta. उधर कितना फोर्स लग रहा है? N plus mg sin theta. n प्लस ma sin थीटा, Yes. है ना? और फॉर फ्रीली फॉल, फॉर freely falling normal reaction must be zero। कांटेक्ट फोर्स में क्या है? n, ये कांटेक्ट फोर्स जीरो है, तो नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा। तो mg बराबर cos थीटा इक्वल टू ma sin थीटा। m से m कट जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? g cot थीटा। आई बात समझ में? यानी कि इस m का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? इसका एक्सेलरेशन, इसका g a should be equal to g cot थीटा। तब जाकर के ये कांटेक्ट फोर्स जीरो होगा, है ना? और ये नीचे हट जाएगा। Yes, sir. हाँ भाई, एक्सेलरेशन ही आ गया। अब मेरे को ये बताओ, कैपिटल M इस वेज का एफबीडी बना के दिखा दो आप मेरे को। क्योंकि मेरे को तो फोर्स निकालना है ना। Yes. तो जब मेरे को फोर्स निकालना है, ये तो थीटा है, तो बताओ कितने बल लगेंगे इस पे, कितने फोर्स लगेंगे?
एक ब्लॉक का नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल जीरो है, एक एमजी नॉर्मल जीरो है। हाँ, डायरेक्ट एमजी लगेगा। हाँ, एक एफ लगेगा। हाँ, और बताओ। एक्सेलरेटेड एम लगेगा। ए कितना आ गया, जी कॉट थीटा कैपिटल एम। और कोई फोर्स लग रहा है क्या इस पे? नहीं, तो एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स, केवल खींचने वाला फोर्स टेंशन टी, और यही कहां पे जा रहा था, यही यहां पर फोर्स बता रहा था। सही है क्या? yes, तो इसलिए फोर्स मिनिमम, मिनिमम फोर्स, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन जी कॉट थीटा है और इससे भी ज्यादा एक्सेलरेशन हो सकता है। तो बेटा जो एक्सेलरेशन होगा, है ना, फ्रीली फॉल के लिए एक्सेलरेशन जी कॉट थीटा नहीं, जी कॉट थीटा से बड़ा और बराबर होगा, ये लगा लेना। एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जी कॉट थीटा, है ना। तो ये बात है। तो टेंशन इज इक्वल टू एफ टेंशन इज इक्वल टू एम इनटू ए। तो टेंशन इज इक्वल टू एम इनटू, यानी कि फोर्स जो होगा वो एम इनटू जी कॉट थीटा। और आप ये कह सकते हो फोर्स शुड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम जी कॉट थीटा, देन the block will leave the contact surface or will fall freely. yes, हो गया भाई, yes, समझ में आ गई बात? तो ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है ना, कि जो जी कॉट थीटा से हम इसे खींचेंगे सूडो फोर्स। अब मैं आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा जो फ्रिक्शन में भी आएगा। अभी हम यहीं पे कर देते हैं, बस फ्रिक्शन फोर्स ही नहीं है, बाकी तो हो जाएगा। देखो कैसे, ध्यान से देखो। मान लेते हैं हमारे पास एक ही स्प्रिंग पूरी मास सिस्टम है, मास m का, मान ले 2 kg है, और ये हमारे पास एक प्लैंक है ना भाई, प्लैंक इस तरीके से, सही है। और इसका मास है 3 kg, और यहां पर एक मास रखा हुआ है वो m का, है ना। और इसकी जो लेंथ है प्लैंक की, ये कितनी है, 10 मीटर है मान के। यस, सही है बात, है ना। नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन बिटवीन, नो फ्रिक्शन बिटवीन m एंड 3 kg, है ना। थोड़ा सा लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, m और 3 kg के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। क्लियर है क्या बात? इफ सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, find the time, find the time when m will fall from the plane, plane, ठीक है। प्लैंक, प्लैंक का मतलब फ्रिक्शन लेस प्लैंक है ना। अपने को ये बताना कितनी देर में ये नीचे गिरते हैं।
हाँ भाई, आ रहा है समझ में? देखो ध्यान से देखो, मेरे को बता सकते हो कि जब आप इसे छोड़ोगे तो क्या होगा? क्या होगा इसका? किधर जाएगा? नीचे जाएगा, सही है। और ये इधर जाएगा, तो इसमें टेंशन टी मान ले, टेंशन टी मान लो, है ना? ये है। अब मैं इसे साफ कर देता हूं थोड़ा सा, आप सॉल्यूशन में दोबारा बनाना इसमें, है ना? सॉल्यूशन में लिखना, और चलो 10 मीटर n मीटर तो छोड़ दो, ये है टेंशन। बोर्ड पे देखो, इधर तो लगेगा 2g, इधर लगेगा t, एक्सेलरेशन हो जाएगा इधर a। तो इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी बेटा? 2g माइनस t इक्वल टू, अगर जो मैं इस 3g का एफबीडी बनाऊं तो एक तो 3g फोर्स लगेगा, एक ये नॉर्मल एन डैश लगेगा, एक ये टेंशन टी लगेगा। बोलो। और क्या लगेगा? इसके बीच में नॉर्मल, है ना? मैं इसको, मेरे को ये हटाना पड़ेगा क्योंकि एफबीडी में रिमूव ऑल द कॉन्टैक्ट सरफेस एंड रिप्रेजेंट फोर्स ड्यू टू अदर। तो इस पर जो अन्य फोर्स लगा रहे हैं, अदर फोर्स लगा रहे हैं, वो दिखाते हैं। एक तो रस्सी लगा रहा है इस पे टेंशन, एक अर्थ लगा रही है नीचे को, और एक ये सरफेस लगा रही है नॉर्मल, और एम और एम भी लगाएंगे इस पे, तो उसके नॉर्मल नीचे लगाएगा। बताओ, ये एन डैश है, ये एन है। क्लियर है? के बाद कंस्ट्रेंट क्या होगी? यदि इसका एक्सेलरेशन ए होगा तो इसका एक्सेलरेशन ए होगा। कितना होगा बेटा? इसके लिए इक्वेशन बताओ 3 kg के लिए, x डायरेक्शन इन x for 3 kg, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग? A, F net is equal to m में F net कितना है? D, m कितना है? 3 into P। इसकी वैल्यू इसमें रख लेंगे, रख देंगे यहाँ पे 20 माइनस 3a is equal to 2a, 20 is equal to 5a। तो एक्सेलरेशन कितना जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसका एक्सेलरेशन? इस ब्लॉक का और इस प्लैंक का एक्सेलरेशन। Yes. Yes. सही है? अब देखो अब क्या होगा। अब मैं इसका चित्र यहां बनाता हूं दोबारा से, कि आप क्या है, ये प्लैंक दे रखा है और ये ऐसे जाकर के ऐसे जा रहा है ना? ये मान लिया ऐसे जा रहा है। आप यहां पे बैठ जाओ और इस एम को देखो, लेंथ कितनी है इसकी? 10 मीटर। अब विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक एफबीडी बनाओ, बताना जरा कितने फोर्स लगेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। प्लैंक पे बैठ करके एम को देखो बेटा, क्या फोर्स लगाऊं? सबसे पहले लगाऊंगा mg, फिर लगाऊंगा बेटा मैं नॉर्मल, और जो मैं कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा हूं? नॉन इनर्शियल। तो मेरे को न्यूटन्स लॉ वैलिडेट कराने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स और लगाना पड़ेगा। किधर लगेगा? लेफ्ट में, राइट में? कितना? ma लगाना। तो ये देखो, अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक प्लैंक है और वहां पे एक m रखा हुआ है, तो क्या आएगा? इसके रेस्पेक्ट में इसकी मोशन क्या होगी बताओ? ये इधर की तरफ चलने लगेगा, और इनिशियल स्पीड कितनी थी इसकी? 0, है ना? तो यहां देखो, ये तो हो जाएगा mg, ये नॉर्मल, और ये हो जाएगा ma। तो एक्सेलरेशन जो आएगा इसका कितना आ जाएगा बेटा? a ही आ जाएगा इसके रेस्पेक्ट में।
क्लियर है के बाद, ये है ना? ये एक्सेलरेशन ये आ जाएगा, तो u 0 है तो क्या लगा दूंगा मैं, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u l इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, t बराबर रूट 2l अपॉन a, तो कितना जाएगा l 10, और एक्सेलरेशन कितना जाएगा 4, है ना? तो रूट 20/4 रूट 5 सेकेंड, रूट 5 सेकेंड के बाद ये जो है ना इसके पास आकर के ऐसे चल रहा होगा और इससे टकरा जाएगा, फिर नीचे गिर जाएगा। सर थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया तो पर मेरे को फ्लैंक का फॉर्म करेगा। कैसे दोबारा बोलना बेटा? सर रूट 5 सेकेंड में वो 10 मीटर्स कवर करेगा जो फ्लैंक का है, उसके लिए थोड़ी सी देर के बाद और पूरा हाँ। पे करेगा। मान लेते हैं स्मॉल जो साइज जो ब्लॉक है वेरी स्मॉल है ना? ये है, मतलब क्वेश्चन जब किताब में पढ़ोगे तो लिख देगा साइज ऑफ ब्लॉक इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ प्लैंक। तो ये बात है, तो ये है। अभी तो मतलब और सवाल आएंगे इसमें, लेकिन फ्रिक्शन में आएंगे बेटा, अभी फ्रिक्शन हमने पढ़ा नहीं है, तो फ्रिक्शन में करेंगे बाकी सवाल इसमें, ठीक है? कॉपी कर लो, आज के लिए इतना ही काफी है, अब डाउट पूछ लो अपने आप।